अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जनाब आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जनाब आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कनाडा के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर, अमेरिका के ऊपर बनाएं। तो ये हमारे हरून भाई है यहाँ पे, इनका मैं इंट्रोडक्शन इन्हीं से भी करवाता हूँ। तो ये यहाँ पे होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, 10-15 साल से वीज़े का काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन है इनको। तो मैंने इनसे आज रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ पे आएँ और थोड़ा सा वन बाय वन एक कंट्री को हम और एक वीज़ा कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो उनसे हमारा आज वो है कि कनाडा का विजिट वीज़ा। तो कनाडा के विजिट वीज़े के ऊपर हम बात करेंगे आज। सबसे पहले जी हरून भाई आप ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ऑडियंस को। Assalamu alaikum viewers. My name is Haroon and I am offering visa consultancy services for Canada, America, UK और इसके अलावा शेंजन कंट्रीज़ के लिए हम वीज़े का काम कर रहे हैं। और इसमें आज जो हम बात करेंगे वो कनाडा विज़िट वीज़े का है, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आपकी कोई मज़ीद क्यूरीज होंगी स्पेसिफिकली आपके केस के अकॉर्डिंगली, तो आप हमें बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं कनाडा के विजिट वीज़े की डिटेल। तो सबसे पहले तो हरून भाई आप हमको ना एक जर्नल प्रोसेस बता दें कि कनाडा के विजिट वीज़े का एक नॉर्मल जर्नल प्रोसेस क्या होता है। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कनाडा विज़िट वीज़े के लिए वो है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि कनाडा विज़िट वीज़े में आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता एम्बेसी में। तो आपके डॉक्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर ही केस ऑफिसर जो है वो डिसीजन ले रहा होता है कि वेदर यू आर एलिजिबल टू गेन कनाडा विज़िट वीज़ा या फिर आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है। तो इसी वजह से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। स्टार्ट इस तरह से होता है कि आपके जो वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर रिक्वायर्ड होगा, आपकी लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स होंगी। इसके अलावा डेफिनेटली जो आपकी जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, वो सब हम इंक्लूड करते हैं। और आपकी एक एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री उसमें इम्पॉर्टेंट होती है। सेकंड, इसके बाद हम जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर करते हैं वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे ज़ाहिर हो रहा होता है कि आप फाइनेंशियली एलिजिबल हैं इस वीज़े के लिए या नहीं हैं। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपके चांसेस वीज़ा लगने के ज़्यादा होंगे। इसके अलावा थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको नादरा से ये इजीली मिल जाएगा, ठीक है। सो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है एम्बेसी को, और आप बता देते हैं कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, उस स्टेटस का भी पता चल जाता है। एंड इफ़ यू आर मैरिड तो आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं आपको विद फैमिली विजिट वीज़ा मिलने के। ठीक है जी। तो हरून भाई ये तो आपने एक जनरल एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़े से स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, और कुछ मैंने डिटेल्स भी लिखी हैं तो वो भी आपके साथ फिर एक एक करके पूछते हैं। अच्छा हरून भाई आप हमें नेक्स्ट बताएं कि अब ये जो टोटल प्रोसेस है ये कितनी देर का प्रोसेस होता है, 1 महीने के 2 महीने के अंदर कितनी देर टोटल टाइम लगता है ये सारे जो प्रोसेस चलता है कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करने से लेकर विजिट आने तक। सो पहली जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हों। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हैं तो सम टाइम इट टेक्स 2 वीक्स, सम टाइम इट टेक्स 3 वीक्स कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लें। वंस यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट, तो इसमें फिर हम IRCC पोर्टल के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट करते हैं। IRCC पोर्टल के अंदर जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो सबमिट की जाती है, जिसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपका फ़ोटोग्राफ है, आपके FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, आपकी सैलरी स्लिप्स हैं, आपका हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आपके फ़िज़िकल एसेट्स हैं या फिर आपके कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स मज़ीद हैं, उनके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो हम सबमिट करते हैं। और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ मैरिड तो उनके फिर बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स वो सब लगाए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर आप मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि आपका चांसेस बढ़ें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनविटेशन लेटर लाजमी लगाएं
इनविटेशन लेटर जो है वो कैनेडियन सिटीज़न आपको दे सकता है, या कोई भी बिज़नेस अगर वहाँ पे कर रहे हैं तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस वॉन्ट टेक मोर देन 3 to 4 वीक्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो 3 to 4 वीक्स में हम आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। चलें, गुड हो गया। अच्छा अरुण भाई, ये मुझे बताएं कि कौन एक जो बंदा अप्लाई करना चाह रहा है, लेट्स सपोज पाकिस्तान से कोई अप्लाई करना चाह रहा है या यहाँ से भी कोई अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो कैसे अपने आप को एलिजिबल समझे कि मैं विजिट वीज़ा अप्लाई करूँगा और मुझे मिल जाएगा? मतलब उसकी जॉब का क्या होना चाहिए नेचर, या कितनी जॉब होनी चाहिए? अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो उसकी बिज़नेस के क्या नेचर और कितना बिज़नेस का टर्नओवर होना चाहिए कि वो समझे कि यार मैं अप्लाई करूँगा, मेरे पैसे और टाइम ज़ाया नहीं होगा, मुझे वीज़ा मिल जाएगा। तो क्या एलिजिबिलिटी है इस चीज़ की? हसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि काफ़ी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा रेशो अगर पाकिस्तान से देखा जाए तो वीज़ा रेशो इतना अच्छा नहीं है। उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, जिसमें वन ऑफ द रीज़न इज़ कि कैंडिडेट की प्रोफाइल क्या है। ठीक है। अगर कैंडिडेट की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, इफ़ ही इज़ वर्किंग इन ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिस तरह उसकी सैलरी स्लिप्स हैं, इफ़ देयर सैलरी इज़ मोर दैन लेट्स से 150,000 और 200,000 PKR, और उनकी अच्छी पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड सेकंड फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आपके टैक्स रिटर्न्स हैं, कि आप FBR में रजिस्टर्ड हैं और आपके टैक्स रिटर्न्स पे किए जा रहे हैं टाइमली। थर्ड जो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इस फैक्टर की बेसिस के ऊपर या तो आपको वीज़ा ग्रांट होगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब आप स्पॉन्सर यूज़ कर रहे होते हैं या इनविटेशन लेटर लगा रहे होते हैं, तो उसमें अगर आपके फाइनेंशियल्स वीक भी हैं तब भी आपको वीज़ा मिल जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले रहा है, आपको वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और आप वापस आएंगे। एंड इफ़ यू हैव सोशल टाइज इन होम कंट्री, लाइक अगर आपके बीवी बच्चे या पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हैं और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें भी हम फिर प्रोफाइल में शो करते हैं कि आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं एंड यू विल कम बैक आफ्टर कंप्लीटिंग योर टूर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है? मतलब कि बैंक स्टेटमेंट जो उनसी है वो लेट्स सपोज के पाकिस्तानी 10 लाख की 20 लाख की कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी, उसके बाद बंदा अप्लाई कर सकता है, उसको चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा वीज़ा हासिल करने के लिए, बट इसमें बैंक स्टेटमेंट की कोई एज सच मैक्सिमम लिमिट नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद, अगर किसी के अकाउंट में 5,000 कैनेडियन डॉलर हैं, या पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो 12 से 15 लाख रुपए हैं, तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके लिए बेहतर है, बट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक हो गया। अच्छा उनमें इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है इस चीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए, कि नहीं चाहिए होती ट्रैवल इंश्योरेंस? अच्छा, कनाडा विज़िट वीज़े के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कोई ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है, सो यू कैन अप्लाई विदाउट एनी ट्रैवल इंश्योरेंस। ठीक हो गया। और जो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसका कितना टोटल टाइम के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर आ जाता है रिजल्ट? अच्छा, जो कनाडा का विज़िट वीज़ा है इसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हो। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्वीडन की बात करूं तो यहाँ पे इस वक्त 296 डेज़ का टाइम है। विद इन 296 डेज़ आपको रिसीव हो जाता है। पाकिस्तान में ये 60 डेज़ टू 90 डेज़ है, तो विद इन 60 डेज़ आजकल रिज़ल्ट आ जाता है फ्रॉम द डे जब आप बायोमेट्रिक देंगे, आपकी फ़ोटोग्राफ होगी, तो फ्रॉम दैट टाइम until your decision टाइम, वो 60 डेज़ का टाइम। ठीक हो गया। और भाई इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताएं कि इंटरव्यू के अंदर क्या क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू किसी का होता है या किसी का नहीं होता है, या सबका नहीं होता इंटरव्यू का क्या रीज़न है? अच्छा, कनाडा के विज़िट वीज़े में कोई इंटरव्यू नहीं होता। सो सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग इंटरव्यू देने से घबराते हैं या उनको एक फ़ियर होता है कि मैं इंटरव्यू में फ़ेल हो जाऊंगा, तो कनाडा का विज़िट वीज़ा वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कनाडा के विज़िट वीज़ा में कोई इंटरव्यू नहीं होता। ठीक हो गया। अगर लेट्स सपोज एक बंदे ने अप्लाई किया कनाडा में और उसकी रिजेक्शन है पहले में, तो अगर वो दोबारा अप्लाई करेगा और उस चीज़ का उसकी दोबारा एप्लीकेशन पे असर होगा, या एक बंदे की रिजेक्शन है, लेट्स सपोज अमेरिका की रिजेक्शन है, तो वो कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका कोई असर पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर रिजेक्शन का? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ केसेस होते हैं जो
रिफ्यूज़ हो जाते हैं एम्बेसी की तरफ से, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो किस रीज़न की बिना पे रिफ्यूज़ल आया है। और अगर वो रीज़न हम समझते हैं कि वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो हम उस रीज़न को रिमूव करके, मतलब कि उसके एविडेंसेस दे के उसको रीअप्लाई करवाते हैं। ठीक हो गया। और अगर आपकी फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री में रिजेक्शन है, तो अगेन इट डज़ंट मीन कि आपको कनाडा रिफ्यूज़ कर देगा। तो आप कनाडा के लिए ज़रूर ट्राई करें। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी यूके या अमेरिका की रिजेक्शन है तो कनाडा भी आपको रिफ्यूज़ करेगा। अच्छा अरुण भाई, नेक्स्ट एक ये भी क्वेश्चन ये है कि जो हमने ट्रिप प्लान करना है उसको कैसे प्लान करना है? क्या ये ट्रिप प्लान करना जो उनसे काफ़ी बेसिक और इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है वीज़ा, या कुछ और भी फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर? क्योंकि ज़्यादातर सुनने में आया कि अगर आपने सही से प्लान कर लिया और इंश्योर करवा दिया कि मैं अब जा रहा हूँ, इस होटल में रह रहा हूँ, इधर से वापस आ रहा हूँ, हर चीज़ की बुकिंग, तो आपका 50-60% वीज़ा जो उनसे डन है। तो ये इसमें कितनी वो है सदाकत? मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी एक फैक्टर की बेसिस पे वो वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करते। मल्टीपल फैक्टर्स को देखा जाता है, प्रोफाइल को देखा जाता है, फिर आपका जो ट्रैवल प्लान है उसको देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि आप वापस जाएंगे, सोशल फाइनेंशियल टाइज़ आपकी कैसी हैं और आप वापस जाएंगे। तो इसमें जो ट्रैवल प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो ट्रैवल प्लान ही गलत सबमिट करते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो उसको सिंपल रखें। अपनी डेस्टिनेशंस, अपना जो होटल स्टे है और अपनी जो फ़्लाइट रिजर्वेशंस हैं वो आपकी लिंक्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में कोई भी एक दिन का गैप आ रहा है या कुछ घंटों का गैप आ रहा है और वो आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे। सो फ्रॉम द डे आप यहाँ से जा रहे हैं और जिस दिन आप वापस आ रहे हैं, आपकी तमाम जो प्लानिंग है वो आपने अपनी प्रोफाइल में सबमिट करनी है, ताकि जो केस ऑफिसर है उसको कहीं पे भी कोई डाउट या कंफ्यूजन ना हो आपके ट्रैवल प्लान के बारे में। ठीक। तो इसमें मैं एक सजेशन ये भी देता हूँ कि हर डे का आप प्लान बनाएं और उसमें आप 2 से 3 डेस्टिनेशंस रखें कि आप इस दिन क्या करने जा रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करें, ताकि आपका ट्रैवल प्लान जो है वो कंप्लीट हो और कोई कंफ्यूजन ना हो उसमें। ठीक हो गया। अच्छा अरुण भाई, नेक्स्ट ये है कि अगर बंदा कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है तो कैसा भी होता है अमेरिका की तरह कि उसको एयरपोर्ट पर रोक के वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप आएँ और एक्सप्लेन करें क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? तो कोई यहाँ पे भी है कि अगर आपका वीज़ा लग गया बस आप रेडी टू गो, आप जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा? जी, इनका होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है या जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, बॉर्डर पुलिस है। सो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली किए जाते हैं, ठीक है। तो इट डज़ंट मीन कि वो आपको एंटर होने से मना करेंगे। मेरे नॉलेज में अभी तक कोई ऐसा नहीं है केस जिसमें वो विज़िट पे गए हों एंड लेटर ऑन उनको रिफ्यूज़ किया हो, एंट्री ना दी हो। सो अगर आप जेन्युइनली ट्रैवल के लिए जा रहे हैं और आपके पास सब रिजर्वेशंस हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई आपको प्रॉब्लम होगी एयरपोर्ट पे। ठीक हो गया। अच्छा अरुण भाई, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर बंदे ने वीज़ा अप्लाई कर दिया, सब कुछ हो गया, तो अब वो अपनी एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक कर रहा है? कि ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर लिखा आ रहा होता है, या वो ईमेल करें, या वो फ़ोन करके पूछ सके कि मेरा कब तक आप दे रहे हैं डिसीजन? किस तरह उसको ट्रैक कर सकता है अपनी एप्लीकेशन को? जी, जब हम एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो आपका ईमेल एड्रेस यूज़ हुआ होता है, जिसके थ्रू आपने सारा प्रोसेस किया होता है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आनी है तो आपको वो ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एप्लीकेशन दी है और आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप पोर्टल पे जाके देख सकते हैं कि आपका डिसीजन पेंडिंग है या डिसीजन दिया जा चुका है। सो आपको ये नहीं बताया जाता कि अब आपका केस ऑफिसर असाइन हो गया तो आपको डिसीजन आने वाला है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो तब भी आपको ईमेल रिसीव होती है एंड यू कैन अपलोड और सबमिट दैट डॉक्यूमेंट टू योर जो भी केस ऑफिसर आपको असाइन होगा। तो कोई भी चेंज आता है आपके केस के हवाले से तो वो आपको ईमेल में रिसीव होता है, और जब फाइनल डिसीजन आ जाता है तो आपको ईमेल भी रिसीव होती है एंड देन यू कैन लॉग इन टू योर ऑनलाइन पोर्टल एंड सी, वहाँ पे आपको लेटर रिसीव हो जाता है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच अरुण भाई, आज आपने टाइम दिया और बड़े अच्छे आपने आंसर्स किए तकरीबन सारे क्वेश्चंस के। उम्मीद है जी देखने वालों को काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ होगा। और लेकिन अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर जाके हमें क्वेश्चंस कर सकता है। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आंसर करने की हम कोशिश करेंगे। और बस लास्ट वर्ड्स अरुण भाई के, फिर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा अपने व्यूअर्स को कि आप चांस ज़रूर लें। लोग डरते हैं और घबराते हैं चांस लेने से,
तो जब तक आप चांस नहीं लेंगे तो आपको फेवरेबल आउटकम्स नहीं मिलेंगे। सो कीप इन टच, एंड इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।